हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसके जो दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन दोनों को हम डिटेल में कवर करेंगे और कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होना चाहिए। जब जैसे इसके बाद हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स है जिनका मीनिंग पता होना चाहिए, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स से क्या समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा मेथड है जिससे हमें क्या पता चलता है, हम डाटा को समझ सकते हैं, जिससे डाटा को समझ सकते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे अलग अलग स्टेट्स की लिटरेसी रेट के बारे में डाटा आता है, तो वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स ही है जो हमें कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ डाटा को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो जैसे पढ़ते हैं, इट मीन्स क्वांटिटेटिव फैक्ट्स और फिगर्स दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। कि न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ तो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इंडिया का लिटरेसी रेट अगर हम मानते हैं 77.7% है, तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है। और इसको हम एक ब्रांच की तरह भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि इट इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू मेक डिसीजन। कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज, इंटरप्रेट करना और फिर डिसीजन लेना, ये सब क्या है? ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि डाटा प्लस मेथड टू एनालाइज दैट डाटा। कि डाटा तो है हमारे पास, बट हम उसको समझ भी पा रहे हैं। अब इसके दो अलग टाइप है, उसके बेसिस पे उसका पर्पस अलग हो जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्टिव है, वो डिस्क्राइब करने में होता है, और इन्फ्रेंशियल जो हमें प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। तो फंक्शंस पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के, कि इट हेल्प इन कलेक्टिंग एंड समराइजिंग डाटा सिस्टमेटिकली, एड्स इन डिसीजन मेकिंग और इनेबल्स कंपैरिजन। जैसे कि अलग अलग लिटरेसी रेट है, हमारे स्टेट है, जैसे कंपैरेटिवली अगर केरला का जैसे लिटरेसी रेट हाइयर है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, तो इससे हमें कंपैरिजन का भी पता चलता है, प्रेडिक्शन और प्लानिंग में भी हेल्प करता है, और हमारी जो हाइपोथेसिस होती है रिसर्च में, उसको टेस्ट करने में भी बहुत यूज़फुल है। जैसे हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तो वो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के दो मेन टाइप है। कितने? दो। एक है हमारा डिस्क्रिप्टिव और एक है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इनको डिटेल में कवर करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो इस मेथड में क्या होता है? इसमें हम सिंपली डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं एक मीनिंगफुल वे में। कि मतलब इस तरह हमने डाटा को प्रेजेंट कर दिया कि वो हमें समझ आ जाए। ठीक है, समझने लायक जब हम डाटा को बना देते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इट हेल्प टू प्रेजेंट व्हाट द डाटा शोज बट डज नॉट गो बियॉन्ड इट। कि मतलब इसके अंदर हम प्रेडिक्शन भी नहीं करते, जनरलाइजेशन भी नहीं करते, सिंपली जैसा डाटा है उसको डिस्क्राइब कर दिया कि हमें सिर्फ समझ आ जाए। तो इसमें फीचर्स क्या है इसके? कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबल। जैसे कि अगर हम टेबल्स में किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको समझने लायक तो बना सकते हैं, बट उससे कुछ प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। जैसे कि हमने टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स इनके फॉर्म में कर दिया। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे कि मतलब ये कुछ ट्रेंड बता रहा होता है, तो हमें समझ आता है। ठीक है, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने डिटेल में कवर किया है। और मेक श्योर कि आप जो हमने रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है उसको डिटेल में स्टेप वाइज कवर करें, क्योंकि अगर रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे तो वो अच्छे से समझ आएगा अपने को। वरना इस रिसर्च एक थोड़ा टिपिकल भी सब्जेक्ट है और जिसको समझना मुश्किल है। तो मेक श्योर कि आप उसको लाइन वाइज प्लेलिस्ट के फॉर्म में देख लें। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं आप। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहा है कि इसमें हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। इन्फ्रेंसेस यानी कि कुछ तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कुछ तो हम जर्नलाइज कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेथड ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस और इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैम्पल। की प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम और इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं तो हम सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल से जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई और फिर हम उस पर स्टैटिस्टिक्स लगा के क्या कर रहे हैं, हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में। कि पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
हेल्प अस जनरलाइज बियॉन्ड द इमीडिएट डाटा एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, की जनरलाइज करने में हेल्प करता है। की टेक्निक्स क्या है, जैसे एस्टिमेशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये सारे किस में आएगा, ये सारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी है, कि मतलब अगर हम कवर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन। तो एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको, कि अगर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि हम देख रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर स्टूडेंट है, क्या है, जो इंडिया में स्टूडेंट्स है, उनके ऊपर जब एग्ज़ाम आते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कितना होता है, कि एग्ज़ाम आने पे उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना होता है। तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस बना ली हमने। तो इसमें पॉपुलेशन क्या होगी, कि जो जितने भी इंडिया के टोटल बच्चे हैं वो हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। जितने भी मतलब उस स्टडी के अंदर जितनी जो हमारा हम जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जितने स्टूडेंट्स इंडिया के होंगे वो सारे पॉपुलेशन का पार्ट होंगे। तो हम रिसर्च के अंदर इस चीज़ को पॉपुलेशन बोलते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और आइटम्स दैट वी वांट टू स्टडी और ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, तो वो हमारा पॉपुलेशन का पार्ट होगा। अब नेक्स्ट है सैम्पल। सैम्पल क्या है, कि जब हम मान लो पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, उनको हम उनके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर तो कितने स्टूडेंट हैं। बट हम जब इसका एक स्मॉल पार्ट निकाल लेते हैं, एक सबसेट निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सैम्पल बोल देते हैं। अ स्मॉल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस, इट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, कि ये जो सैम्पल है ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है और इसी से हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, कि वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, या जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, या जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, इनकम, जेंडर, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। और हमने पढ़ा भी है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब है डाटा, रो फैक्ट्स और फिगर्स कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, कि हमने जैसे कुछ भी डाटा कलेक्ट कर लिया, मतलब जिससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब इन्फॉर्मेशन जो है वो रो फॉर्म में है, कि हम उससे कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या है, कि ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है हमारे पास सैंपल। तो अगर मान लो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, तो वो किस में कवर होगी, ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करी है, तो ये किस में आएगा, ये पैरामीटर में आएगा। और जब हमने सैंपल का, अगर हमने मान लो हमारे पास मीन है, तो ये क्या है, ये हमारे सैंपल को रिप्रेजेंट करी है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो अ न्यूमेरिकल वैल्यू डेट डिस्क्राइब्स अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम पॉपुलेशन का कुछ भी निकालें, जैसे कि मान लो अगर पॉपुलेशन का मीन है तो वो पैरामीटर के अंदर कवर होगा, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो हमारा पैरामीटर में कवर होगा। और यही अगर मान लो सैंपल का मीन है और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वो किस में आएगा, स्टैटिस्टिक में आएगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो हम याद भी कर सकते हैं, जैसे पीपी हो गया, यानी पैरामीटर और पॉपुलेशन रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स और सैंपल रिलेटेड है। और जो पैरामीटर होता है उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये है पॉपुलेशन का मीन, इसको हम म्यू बोलते हैं, और जैसे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सिंबल है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो मेनली जो पैरामीटर जो होता है उसके अंदर हम ग्रीक लेटर्स का यूज़ करते हैं। ये जो म्यू और जो सिग्मा है वो ग्रीक लेटर्स है, तो ग्रीक लेटर से हमारा ये रिप्रेजेंट होता है। और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसको हम इंग्लिश लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें हमने रिप्रेजेंट कर रखा है मीन को एक्स बार से, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली एस से। तो ये हमारा पैरामीटर और स्टैटिस्टिक होता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है, कि जैसे एग्जांपल कि हम सैंपल का जब एवरेज लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं पॉपुलेशन का एवरेज एस्टिमेट करने के लिए, क्या करते हैं, जैसे हम पूरे पॉपुलेशन को तो नहीं ले सकते, कोई भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एक हमारे पास पॉपुलेशन होती है,
और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सैंपल होता है। ये दो चीज़ होती है। अब हम रिसर्च के अंदर पॉपुलेशन को तो नहीं ले सकते, हम क्या लेते हैं, सैंपल को लेते हैं। तो अब ये श्योरिटी नहीं है कि जो सैंपल का अगर मान लो हमने मीन निकाला है तो वो बिल्कुल इसके बराबर होगा, पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। हमें श्योरिटी नहीं है कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन की मीन के बराबर है ना। और ऐसे जब मान लो हम बहुत सारे सैंपल ले लेते हैं और हम हर सैंपल के अंदर कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, है ना। और जब हम क्या करते हैं, इन सब एरर का एवरेज अमाउंट ऑफ डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर मेजर हाउ मच अ सैंपल स्टैटिस्टिक इज एक्सपेक्टेड टू वेरी फ्रॉम ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उनको हम स्टैंडर्ड एरर बोल देंगे, ठीक है। और जैसे अगर हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है, जो स्टैंडर्ड एरर है वो छोटा होगा। अब हमें ये क्या नाम आ रहा है, एरर। अब हमें एरर हमारी स्टडी में क्या चाहिए, कम ही चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो एरर है वो कम हो। तो छोटा जब एरर होगा यानी कि स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के पास है, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और यही अगर वो लार्ज स्टैंडर्ड एरर है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यानी बड़ा नंबर है, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से बहुत दूर है, यानी उनके बीच में बहुत डिफरेंस है, तो वो क्या है, वो हमारा कम एक्यूरेट होगा। तो ये होता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब फॉर्मूला है कि फॉर्मूला क्या है कि एक तो जब हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, एक क्या हो, जब हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, और दूसरा जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो। एक हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो। तो जब हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल √n। ये तो n क्या है हमारा, n है हमारा सैंपल साइज। और जब हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो उसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको यही सेम हमारा √n। ये क्या है हमारा सैंपल साइज। तो ये दो फॉर्मूला ये हमें याद रखने हैं कि सैंपल एरर का फॉर्मूला क्या है, कि अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो s, फिर √ है तो सेम, कि मतलब अगर हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सैंपल का कर देना, अगर पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन का, बस इनके सिंपल अलग है। तो ये हमारा है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। अब एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सपोज़ आप घर में बहुत सारे कज़न हो, तो जैसे मान लो आप 5 कज़न्स हो, ठीक है। अब घर पे हमारे पास कपड़े आ गए ने, मान लो कि घर वालों ने हमें 5 टी-शर्ट्स ला के दी, 5 टी-शर्ट, और 5 कज़न्स है। तो अब जो सबसे तेज़ होगा या मान लो सबसे छोटा बच्चा होगा, उसके पास तो सबसे पहले चॉइस होगी कि मैं इन 5 में से कौन सी चूज़ करूं। फिर जो दूसरे नंबर पे लेगा उसके पास भी चॉइस होगी कि मैं कौन सी चूज़ करूं, तीसरे के पास भी चॉइस है, चौथे के पास भी चॉइस है, पर जो लास्ट में बचा बेचारा, जो पीछे रह गया, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसको जो लास्ट में 5th बची वही लेनी पड़ेगी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐसे ही है कि हमारे पास मतलब कितनी वैल्यूज़ ऐसी है कि जो फ्रीली चूज़ हो सकती है, तो उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टेल्स हाउ मेनी वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट आर फ्री टू वेरी। तो इसमें क्या थी कि जो 4 तक है वो क्या हो सकती है, फ्रीली वेरी हो सकती है, कि उनके पास एक चांसेस है कि वो चूज़ कर सकते हैं, है ना, कि उनके पास फ्रीडम है चूज़ करने की, वेरी कर सकती है व्हेन कैलकुलेटिंग अ स्टैटिस्टिकल मेजर लाइक मीन, वेरिएंस, टी टेस्ट एक्सेट्रा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यही है सिंपली, इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन दैट कैन चेंज आफ्टर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड। कि मतलब कितनी ऐसी वैल्यूज़ है जो कि चेंज हो सकती है जब हम कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, या मान लो कुछ हम मेथड लगा रहे हैं, जैसे मीन एग्जांपल ले रखा हमने इसमें मीन का, कि एग्जांपल है कि हमारे पास 3 नंबर है, क्या है, 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है और उनका मीन क्या है, उनका मीन है 10। तो हम ऐसे कौन से 3 नंबर ले सकते हैं। पहला नंबर हम फ्रीली चूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने जैसे मान लो पहला नंबर हमने 8 ले लिया, अभी भी हमारे पास फ्रीडम है कि हम एक नंबर और चूज़ कर सकते हैं, कि सपोज़ दूसरा नंबर हमने 12 ले लिया, ठीक है।
अब तीसरा जो नंबर होगा वो फिक्स है। अब तीसरे के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने 2 नंबर ऑलरेडी अपनी मर्जी से ले लिया। अब तीसरा नंबर हमें 10 लेना ही पड़ेगा, तभी जाके इनका मीन क्या आएगा, तभी जाके इनका मीन आएगा 10। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है DF इज इक्वल टू n-1। n क्या है कि कितने नंबर हमारे पास, कितनी वैल्यूज़ है, उसमें से एक माइनस कर दिया। तो जर्नल जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। बाकी हम जब अलग अलग टेस्ट करेंगे तो उनके अंदर हम देखेंगे कि हर एक टेस्ट के अंदर अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो वो क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो कवर किया है। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब मान लो हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कवर कर रहे हैं तो हमें पता हो कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी रेलेवेंस है और कहाँ पे ये काम आएगा। तो सिंपली उसके लिए हम एक क्विक रिकैप ले रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो अगर आपको डिटेल में कवर करना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें हाइपोथेसिस बनानी होती है। हम नल हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, हम अल्टरनेटिव भी बनाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो 1 टेल्ड है या फिर 2 टेल्ड है, ये भी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ये। और सेकंड क्या होता है, सेकंड में हम डिसीजन क्राइटेरिया सेट करते हैं। डिसीजन क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंस लेवल चूज़ होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं 0.05 और 0.01, और इसके बेसिस पे हम एक क्रिटिकल वैल्यू या एक रिजेक्शन रीजन डिसाइड करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक NPC है, ये भी अलग अलग होता है कि अगर मान लो हमारे पास 1 टेल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अगर 1 टेल टेस्ट है तो हमारा क्रिटिकल रीजन एक साइड फॉल करता है, वो इस साइड भी कर सकता है या फिर हमारा इस साइड भी फॉल कर सकता है। ये किसके लिए, ये 1 टेल टेस्ट के लिए। तो अगर मान लो हमारे पास हमने ये वैल्यू ली है तो ये 5% एरिया हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ये किसके लिए, ये 1 टेल टेस्ट के लिए। अगर ये मान लो 2 टेल टेस्ट हो हमारे पास तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर ये 5% दोनों साइड डिवाइड हो जाता है, इधर 2.5 और इधर भी 2.5%। तो ये होता है हमारा डिसीजन क्राइटेरिया। अब आता है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं वो यहाँ पे उसकी रेलेवेंस है कि हमें यहाँ पे टेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा, उसकी एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह का है, कि वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, किस तरह का डाटा है। उसके बेसिस पे हमारा सैम्पल साइज़ कितना है, उसके बेसिस पे हमारी किस तरह की स्टडी है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट डिसाइड करते हैं और फिर हम उसका वैल्यू निकालते हैं कि हमें स्टैंडर्ड एरर भी निकालना होता है और हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है यानी कि जो टेस्ट की वैल्यू है वो भी निकालते हैं। अब फिर क्या करते हैं, टेस्ट की वैल्यू निकल गई, टेस्ट की वैल्यू निकल गई, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम डिसीज़न लेंगे। अब डिसीज़न हमें क्या लेना होता है, डिसीज़न कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है उसको हमें रिजेक्ट करना है या उसको हमें एक्सेप्ट करना है। बेसिकली डिसीजन तो हमें ये लेना है और हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, हम चाहते तो यही है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, तभी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और हमारी जो रिसर्च है वो क्या होगी, वो वैल्यूएबल मानी जाएगी, है ना। तो अब हमने जो पिछली वीडियो की थी उसके अंदर हमने ये मेथड किया था जो कि एक मॉडर्न मेथड है, जो ज़्यादा रेलिवेंट है, जो ज़्यादा यूज़ होता है। गलत ये दूसरा मेथड भी नहीं है, बट हमने इस वाले मेथड को कवर किया था कि हम P वैल्यू निकालते हैं। और P वैल्यू हम निकालते हैं किससे, कि जैसे हमने T टेस्ट लगाया किसी चीज़ पे और T टेस्ट लगाने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ गई, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम P वैल्यू निकालते हैं। किस में देख के, हमारे पास अलग अलग टेस्ट की अलग अलग टेबल्स होती है। जैसे कि मैंने ये टेबल लगा रखी है T टेस्ट की, तो इसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं, हम P वैल्यू देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो हमारी, अगर वो हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से कम है या उसके बराबर है तो हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारी P वैल्यू बड़ी होती है तो और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि वी आर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, ये याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो और एक दूसरा मेथड क्या है कि हम जो हमारी वैल्यू आती है, जैसे हमने T टेस्ट लगाया, T टेस्ट लगाने के बाद में हमारे पास एक वैल्यू आ गई, है ना। ये तो हमें पता है कि वैल्यू तो आएगी जब भी हम T टेस्ट लगा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हम हमारी टेबल में से एक T क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे,
वो किस में से देखेंगे, टी क्रिटिकल वैल्यू। अब ये देखने के लिए हमें डीएफ का पता होना चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि क्योंकि ये जो हमारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स है उसके अंदर भी यूज़ करना इसको आसान है। गलत दोनों नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है, बट मेनली जो मॉडर्न जो टाइम्स है उसके अंदर ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में ये मेथड करवाया था। पर इसके अंदर हम ये वाला भी कवर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो हमारी पी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। और इसके अंदर अगर ये बड़ा है तो हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, और अगर ये छोटी है तो क्या होगा, तो हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें हम निकाला तो हमने कुछ नहीं है, क्योंकि टी टेस्ट निकालना वो मैं आपको तभी समझाऊंगी जब हम टी टेस्ट को डिटेल में कवर करेंगे। ये सिंपली मैंने एक आपको एग्जांपल दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस तरह हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन का मीन है, सैम्पल का मीन है, हमने सैम्पल साइज ले रखा है, सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड कर रखा है और कैलकुलेटेड टी वैल्यू। तो कैलकुलेटेड टी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि पी वैल्यू का क्या सिस्टम है। पी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे कैलकुलेटेड टी वैल्यू तो हमारी आएगी, जैसे अगर हमने टी टेस्ट लगाया है कोई हमारे सैंपल पे, तो टी टेस्ट लगा लिया, उसके बाद में हमारी एक वैल्यू आई, ये हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल, हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस लेवल हमने इसमें लिया है 0.05। तो जो हमारी ये वैल्यू आई है 2.5, तो इसको हम टेबल में देखेंगे ये कहाँ फॉल करती है, तो इसमें हमें 2.5 चेक करना है। तो इस पूरी टेबल के अंदर जो 2.5 आएगा वो आएगा इस में, यहाँ पे है हमारा 2.5 ये, और यहाँ पे हमें ऊपर देखना है कि इसकी पी वैल्यू क्या है। तो ये क्या आ रही है 0.01 और 0.02, ये आ रही है हमारे पास वैल्यू, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमें हमारे सिग्निफिकेंस लेवल जो हमारा क्या है, जो हमारा अल्फा है, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, है ना, जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, तभी जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो पाएगी। तो इसमें हमारे पास अगर हम 0.02 लेते हैं वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारी 0.05 से छोटी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम हमारी नल हाइपोथेसिस को इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पी वैल्यू का मेथड। और इसी तरह दूसरा जो हमने देखा था क्रिटिकल वैल्यू मेथड, ये कैसे होता है कि इसमें भी हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टी टेस्ट लगाने के बाद में क्या है, एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें इसमें डीएफ पता होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें क्या होगा n-1, यानी कि n है हमारे पास 25 - 1, तो डीएफ क्या आ गया हमारा 24। तो डीएफ का पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा हमें सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस कितना हमारा 0.05। तो इसके अंदर हम चेक कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा एक साइड तो हम डीएफ देखेंगे कि इतनी डीएफ है, और दूसरी साइड हम सिग्निफिकेंस लेवल देखेंगे, तो जहाँ पे ये दोनों मीट होंगे तो वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो इसमें क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे इसमें मैंने बता भी रखा है कि ये है हमारा यहाँ पे 0.05 आ रहा है वन टेल टेस्ट के लिए, तो इसमें हम चेक करेंगे यहाँ पे, और डीएफ हमारी 24 है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों साइड कंपेयर करने के बाद में 1.711, तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। ये क्या है हमारी क्रिटिकल टी वैल्यू, क्रिटिकल टी वैल्यू, क्रिटिकल टी वैल्यू हमारी क्या आई है 1.711। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल टी वैल्यू कैलकुलेटेड टी वैल्यू के साथ में, और हमारे पास होना क्या चाहिए कि जो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। कैलकुलेटेड टी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमारी क्रिटिकल वैल्यू से, है ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस इस मेथड से रिजेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली 1.711, और हमारी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू क्या है वो हमारी 2.5 है।
तो इसमें हम कंपेयर करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इसको रिजेक्ट करने के लिए, नल हाइपोथेसिस को। तो जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू बड़ी कौन सी है, हमारी वैल्यू है ये वाली बड़ी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, वो रिजेक्ट होगी, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो ये हमने देखा कि दोनों में आंसर सेम आएगा, मेथड का थोड़ा अलग है। ये हमारा जो मॉडर्न जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर भी यूज़ होता है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, गलत दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक रिकैप, और ये हमने टेबल में देख लिया कि कैसे हम कंपेयर करते हैं, कैसे हम टेबल देखते हैं, पी वैल्यू कैसे देखते हैं, और टी वैल्यू, क्रिटिकल टी वैल्यू कैसे देखते हैं। और दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।